हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें बात करते हैं थर्मोसेट पॉलीमर्स की और कंपोजिट की। कंपोजिट में आपके सारे मटेरियल्स, सारे प्रोसेस, सारे टोटल कंप्लीट वर्किंग फ्रॉम द ग्रीन फील्ड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द कस्टमर्स, वहाँ तक होती है टोटली बात। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी अभी तक के वीडियोस में कंप्लीट आपको बता दिया है कि कैसे कैसे हमारी वर्किंग होगी, कौन कौन सा फाइबर होगा, कौन कौन सा रेजिन जेल कोट होगा, कौन कौन से टाइप के फाइबर होते हैं, कौन कौन से टाइप का फाइबर हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप के रेजिन होती हैं, किस टाइप के रेजिन को हम कहाँ पर कब यूज़ करते हैं, किस टाइप के फाइबर को हम कहाँ पर कब यूज़ करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैंने कम्प्लीटली आपको बताया है। तो फिर भी जब वीडियो बनाता हूं तो वीडियो में मे भी कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो छूट जाता है, जो स्किप हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे पॉलीमर्स कंपोजिट, अगर मैं वर्ड में बात करूं, बहुत बड़ा भी है और बहुत बड़ा नहीं भी है, बट वही है हर बार की इफ यू आर नॉट द प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स एंड कंपोजिट देन यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट्स मोर देन 2 और 3 ईयर्स। उसके बाद शट डाउन हो जाता है। इससे लंबा सर्वाइव कोई नहीं कर पाता। मेक शिफ्ट तुक्का लगाओगे, कुछ भी करोगे, वो एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। छोटे मोटे जो रफ वाले मटेरियल होते हैं, बिल्कुल कम कॉस्ट वाले, वो आप बना लोगे, बट एट लास्ट जब उसकी प्रॉपर्टीज की बात होती है तो उसके लिए हमें फिर वही करना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है। नेगोशिएशन चाहे आप कॉस्ट के साथ रख लो या किसी भी चीज़ के साथ रख लो, वो आपको करना पड़ता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों में किसी से भी नहीं करना है, सो मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी प्रोसेस एक्सपर्टीज से, लाइक कि जिन्होंने प्रोसेसिंग में वर्किंग करी है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी ऐसा हो जिसका आपको लगता है कि हाँ लाइक कि इसके पास पूरी प्रोसेस की नॉलेज है, पूरा एक्सपर्टीज है, उससे पहले आप रिजल्ट लो। ऐसे भी नहीं कि उसके वर्ड्स पे जाओ, उससे पहले रिजल्ट लो, उसके रिजल्ट देखो, रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलती है, फिर ही आप उस चीज़ पे काम करो, फिर ही उस बंदे पे टेस्ट करो। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी पल्ट्रूजन मशीन में, चाहे उसमें कार्बन फाइबर यूज़ कर लो, चाहे बसाल्ट फाइबर यूज़ कर लो, चाहे ग्लास फाइबर यूज़ कर लो, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो है कि आपको मटेरियल कौन कौन सा चाहिए और कैसे कैसे आपका स्टार्ट होगा। तो जब भी आपको ये काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए रेजिन। तो रेजिन या तो आपके पास जो आप बाहर से ही परचेज कर रहे हो सीधा आपके पास रेडी है, या तो आप वो यूज़ कर लो, या फिर अगर आपके पास इन हाउस आपने डेवलप करना है तो इन हाउस डेवलप करके आप वो यूज़ कर लो। बट मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास आज तक का एक्सपीरियंस है, अगर आप इन हाउस डेवलप करते हो, अगर बाहर का प्राइस 120 है तो आपको इन हाउस में बनेगा वो 103 और 104 मैक्सिमम इतने रुपीज़ में आपको बन जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। जैसे आपको और मटेरियल को मिक्स करना है वैसे ही आपको इसको 400 से 500 आरपीएम पे मिक्स करना है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपके लिए अगर आपने इन हाउस डेवलप करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर तो आप बाहर से परचेज करो तो IR87 है, ये कर लो, या फिर कोई भी आपको PTA रेजिन चाहिए, ISO रेजिन चाहिए, ऑर्थो चाहिए, वो कोई भी ले लो आप। मैंने आपको ग्रेड तो बताया IR87, या इसके अलावा जो भी कोई और ग्रेड चलते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इन हाउस डेवलप करना है, मटेरियल बनाना है, तो उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वो देखिए, एक तो आपके पास सबसे पहले क्लियर रेजिन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए TBPB, टरट बुटाइल परऑक्सी बेंजोएट। उसके बाद BPO पेस्ट, बेंजोइल पर ऑक्साइड, ये वाला भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जिंक बोरेट होना चाहिए, फिनोलेक्स होना चाहिए आपके पास पिगमेंट होना चाहिए, आपके पास LPA होना चाहिए, CPW होना चाहिए, ATH पाउडर होना चाहिए, आपके पास कैल्शियम पाउडर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके पास बनेगा इन हाउस रेजिन डेवलप। अब इन हाउस रेजिन डेवलप करना है, उसके भी तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। वो आपको कौन कौन सा करना है, आपको हेलोजिनेटेड करना है, आपको नॉन हेलोजिनेटेड करना है, आपको FR करना है, आपको नॉन FR करना है, आपको हजार्डियस FR करना है, आपको नॉन हजार्डियस FR करना है, आपको ऑर्थो करना है, ISO करना है, PTA करना है, प्यूरिफाइड टेट्राफ्थैलिक एसिड,
आइसोफ्थैलिक ऑर्थोफ्थैलिक। तो ये कम्प्लीटली रेजिन्स है, इसमें से आपको कोई भी इन हाउस बनाना है। बाहर से लेंगे तब तो आप डायरेक्टली कोई भी कोर्स से डायरेक्टली बता के ले लोगे हमें ये वाला चाहिए। अगर इन हाउस डेवलप करना है तो ये सारे हम इन हाउस भी डेवलप कर देते हैं। तो इसके अलावा आपके पास क्या चाहिए और इसके अलावा आपके पास चाहिए फाइबर। तो फाइबर में क्या क्या चाहिए? फाइबर में सबसे पहले तो आपके पास रोविंग टेक्स्ट चाहिए, चाहे वो 2400 का हो या 4800 का हो, बट मोस्टली जो यूज़ होता है वो 4800 का यूज़ हो जाता है। आपको 2400 का लेना तो उसके ज़्यादा थ्रेड लगेंगे, वो यही होगा आपके लिए। तो उसके लिए आपके पास स्टैंड भी बड़े चाहिए, बिकॉज उसके पास जो रोविंग्स की क्रील्स है वो भी ज़्यादा यूज़ होंगी। उसके अलावा जो आपके पास स्टिच मैट है, तो स्टिच मैट आपके पास चाहिए। तो स्टिच मैट का मोस्टली जो हमारे पास यूज होता है वो होता है 592 GSM या 360 GSM। अब स्टिच मैट आता है प्लस उसमें आती है सरफेस व्हील। अगर आपको सरफेस व्हील और स्टिच मैट दोनों यूज करना, दोनों ही एक में ही लेनी है। ये एक में भी आते हैं, पल्ट्रूजन में जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मैट। अगर आपको लगता है फिर क्या है, ये कस्टमर पे डिपेंड करता है आपको यूज़ कहाँ पे करना है। कहीं ना कहीं उसके कॉस्ट के साथ डिपेंड करता है कि हमने कस्टमर ने क्या हमने सैंपल अप्रूव करा है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्या होगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट 10 रुपये के कॉस्ट के हिसाब से अगर आपकी उसने ये बोला कि हाँ मुझे XYZ इसमें प्रॉपर्टी चाहिए या उसको क्वालिटी के जो पैरामीटर्स है वो चाहिए, अब आपने 10 की बजाय उसको 20 का बना के दे दिया, वो तो आपको नहीं मना करेगा, उसको वो तो आपसे 20 रुपये वाला भी ले लेगा, उसके लिए तो अच्छी क्वालिटी है ना। बट वही है ना कि एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि क्या बोलती हैं क्वालिटी, तो फिर वही है ना, द फिट फॉर यूज, जो यूज करने के लिए फिट हो जाए वही आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी। उससे ज्यादा आप जितनी मर्जी देते रहो फिर वो तो आपके पास टगविची लॉस फंक्शन आता है एक हमारे पास ना क्वालिटी में, तो फिर वो तो टगविची लॉस फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड हो गया ना। बेसिक हो गया, परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड हो गया और डिलाइटर हो गया, वाव स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये तीनों पे आता है। टगुची लॉस फंक्शन का भी आप देख लेना, गूगल पे सर्च करना या फिर आप चैट जीपीटी में देख लेना, या फिर अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसकी वीडियो भी एक बना दूंगा। तो ये आपको सब जो मैंने बता दिया, मटेरियल आपको कंप्लीटली बता दिया मैंने, क्या क्या आपके पास चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आप देखिए कि आपके पास जो मशीन है, अब तो जो आपके पास 12, 15, 18, 20 टन वाली मशीनें हैं जो इंडिया में पहले की चलती हैं, ये थोड़ी ओल्ड मशीनें हैं। जो अभी न्यू मशीन्स आ रही हैं, जैसे कि आप कोई भी मान के चलो, चाहे वो 18 टन की हो, 20 टन की हो, 25 की हो, 30 की हो, 35 की हो, तो वो तो टोटली ऑटोमेटिक्स वाली हैं। उस पर अगर आप आगे डाई भी लगाओगे तो उसके दोनों साइड में रोड्स लगी हुई हैं जिसमें करंट आएगा, अपने आप आपको टाइट करनी है, अपनी नट्स वगैरह जो भी आपको नट बोल्ट वगैरह टाइट करनी है, अपनी डाई लगानी है। डाई लगाने के बाद ये डायरेक्टली वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। कोई ज़्यादा उसमें मैनुअल वर्किंग नहीं है, जैसे आपकी ओल्ड मशीनें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्किंग होती है, टेम्परेचर आपका वहां पे स्टैंड इन कर पाता है, तो वो बहुत बड़ी इशू आता है उसमें। बट जो नई मशीन है उसमें ऐसा कोई भी इशू आपके पास नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपके पास है वो है आपके पास फिर डाई। तो डाई के बाद अगर मैंने देखना हो तो आपने जब भी इसके ऊपर काम करना है, बीइंग एक्सपर्टीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हमारा एक सबसे बड़ा जो हमारा प्रिंसिपल भी है, तो वो तो हमारा बस यही होता है कि राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी, एट द राइट टाइम, विद द राइट क्वांटिटी। सबसे बड़ा ये प्रिंसिपल होता है जो हर कोई नहीं फॉलो कर सकता है। मैंने बहुत एक्सपर्टीज ऐसे देखे हैं जो इन चीज़ों को मीट कर लेते हैं, जो इस चीज़ की एक्सपर्टीज है। बिकॉज फार्मूलेशन के साथ आपको फार्मूलेशन करना, जो भी आपके केमिकल्स हैं उससे आपको मटेरियल बनाना, उसकी राइट क्वालिटी हो, राइट टाइम पे आपका मटेरियल जो एक्सट्रूडेड हो जाए, उसके बाद राइट क्वांटिटी हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी हो। बिकॉज कि आपको क्या है, आपको टॉक टाइम आपका TAKT टॉक टाइम होता है द रिदम ऑफ म्यूजिक, अगर इसको ऐसे बोलते हैं, वैसे ग्रीक वर्ड्स है, कभी आप देख लेना, ये भी आपको ऑनलाइन ही गूगल चैट जीपीटी पे आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा, उसके बाद एक जिडोक का वर्ड आता है, बट अभी आप टाक टाइम पे करो तो टाक टाइम के लिए आपको अगर देखना हो तो वह भी आपका जो टाक टाइम को आपका मीट कर दे तो वही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। टाक टाइम होता है रिक्वायर्ड टाइम पर शिफ्ट डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड पर शिफ्ट। तो उससे आपके पास निकल जाएगा कि आपको कितना काम निकालना है, कि आपको कैसे करना है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब आपके पास मटेरियल है, ये सब कुछ है, तो उसके बाद आपके पास आता है पल्ट्रोजन में आपके पास होना कैसे कैसे काम होगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आपने मटेरियल को साइड में रख लिया, मटेरियल को जब भी आप यूज करोगे तो कम से कम भी 35, मतलब कम से कम मिनिमम 25 से 30 मिनट आपको ये स्टरिंग करना है। जो स्टरिंग आपकी
मशीन्स वाली स्टरिंग होती है, तो उसी में ही आपको इससे स्टरर करना है। और तो मिनिमम आपकी जो स्पीड हो वो 500 आरपीएम के आगे हो, 500 आरपीएम से ज़्यादा हो। अगर कई बार ऐसे होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड आती है तो कई बार उसमें अबब्बस आ जाती हैं, तो आपको हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जो जब भी आप पॉलीमर्स केमिकल की कंपोजिशन करते हो, जब इसका स्टार्टिंग में हम R&D करते हैं, जब कोई सैंपल अप्रूव करते हैं, चाहे वो FR के लिए हो या नॉन FR के लिए हो, बिकॉज कॉस्ट के साथ भी तो कहीं ना कहीं उसे एनालिसिस करना पड़ता है साथ में। तो फिर जब भी करना है, तो जब स्टार्टिंग में उनका एक छोटा सा सैंपल बनता है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, तो उसे हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स। बाद में जब आप यूज़ करते हो 100 केजी का बैच बना लिया, 30 केजी का, 50 केजी का, तब तो कोई इशू नहीं आता, तब तो आपको पता है 1 किलो डाल रहे हैं, 2 किलो डाल रहे हैं। बट जब उसको एग्जैक्टली हम R&D में किसी पॉलीमर्स के एक कंपोजिशन को जब हम डेवलप करते हैं, तो उस टाइम पे मेनली R&D होती है उस चीज़ की। हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, सेफ्टी नॉर्म्स को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो हर चीज़ को उस टाइम पे साथ में लेके चलना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास हैं कि 5 की जो पल्ट्रूजन मशीन्स है, इसमें क्या क्या आपके पास आगे प्रोसेसेस आएंगे, क्या क्या आपके पास चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपके पास होगा फाइबर क्रील लोडिंग। सो फाइबर क्रील लोडिंग क्या है, जिसमें आप फाइबर को बीच में डालोगे, फाइबर की जो रोविंग्स होती है, रोविंग्स को आप डालोगे। मैं फिर से बताऊंगा, आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मिनिमम कम से कम भी आपके पास जो धागे हो वो 60 टू 70 तो मिनिमम आपके पास रोविंग्स होने चाहिए। अगर केले केला थ्रेड की बात करूं, मिनिमम 50 टू 60, अगर छोटा से छोटा भी डालना जो मैक्सिमम चलता है एक एवरेज वाला, तो 50 टू 60 थ्रेड्स तो आपके पास होने ही चाहिए। अच्छा, तो तभी अगर आपके पास 90 प्लस हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर आप 35 टन की मशीनें चला रहे हो, बड़ी डाइयाँ चलाओगे, तो बड़ी डाइज में तो आपके ज़्यादा रोविंग्स लगेगी। और रोविंग्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ भी अगर आपको कुछ जल्दी चाहिए कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे लिंक पे जाइए, लिंक पे हमारे साथ शेयर करिए, तो डेफिनेटली वो भी आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फाइबर क्रील स्टैंड है जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हमारी क्रील्स पड़ी होंगी। उसके अलावा अगला आपके पास आता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा है, परफॉर्म गाइड। परफॉर्म गाइड होता है आपका केस टाइप का बना होता है, जिसके बीच से आपके थ्रेड जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो प्रो आपका होता है परफॉर्म गाइड। उसके बाद आपका होता है रेजिन बार टब। रेजिन बार टब जिसमें रेजिन पड़ा होगा। रेजिन बार टब के बाद आपके पास होगा परफॉर्मर। परफॉर्मर ये ऑप्शनल होता है, हर किसी में नहीं होता है, इसे आप यूज करो डेफिनेटली। बट मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर वर्किंग कैसी होती है। जैसे ही आपका रेजिन बाथ हो गया, रेजिन बाथ से जब फाइबर गीला हो गया, ऊपर जा रहा है, रेजिन से ऊपर जा रहा है, तो क्या करना है आपको, ऊपर जब ऊपर जाएगा तो उस टाइम पे ही आपको देखना है, जब वो ऊपर जा रहा है ज्यादा थ्रेड है, तो कहीं थ्रेड ऐसा तो नहीं कि पहले ही अपने में मिक्स हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, जिससे वो बाद में उसकी ब्रेकेज का इशू आ रहा है, या आगे जो रेजिन के थ्रेड्स की जो कॉम्बिनेशन बनेगी, जैसे मटेरियल बनेगा, उसमें कोई आपकी क्वालिटी में इश्यूज आ रहा है, ड्राई फाइबर आ रहा है, वेट फाइबर ज्यादा आ रहा है, या फिर रेजिन क्योर नहीं हो पा रहा है, कोई भी XYZ इशू है, तो उसके लिए आप परफॉर्मर ऑप्शन लगा सकते हो। बट मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब भी आप डाई के पास आपके थ्रेड्स जाएंगे आपके रेजिन बास से, तो उसके बीच में ट्राई करना आप ऑलवेज मिनिमम आपकी 800 mm की, या मैं आपको मान के चलूं कि हाँ 900 mm की आपके पास, कम से 8 टू 900 mm की आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए। 8 टू 100 mm की उसकी विड्थ, और 9 टू 1000 mm की उसकी लेंथ होनी चाहिए। जो आप प्लेट को, जैसे कि आप देखोगे रेजिन बाथ आपका यहाँ पर है, डाई आपकी ऊपर है, तो दोनों के बीच में अगर आप प्लेट लगा दोगे, तो जो भी रेजिन गिरेगा ऊपर से, जो थ्रेड से नीचे को गिरेगा, जो उसका स्पिनिंग होगा, स्क्वेंज होगा, तो वो नीचे अपने आप गिरता गिरता अपने आप ही रेजिन बाथ में चले जाएगा, अदरवाइज आपके पास वो वेस्टेज होगी। ऑलवेज ध्यान रखो, जब भी आप कॉम्पोजिट पॉलीमर्स किसी भी प्रोसेस में काम कर रहे हो, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा आप लीन मैन्युफैक्चरिंग पे मोस्टली आप ध्यान रखो। 6 सिग्मा पे तो रखना ही है, बट लीन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब लीन क्या है, 6 सिग्मा क्या है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि होता क्या है, वो कैसे आपने उन चीज़ों को यूज़ करना है। और इसके अलावा जब आपके पास वो रेजिन बाथ में चला गया, परफॉर्मर जो मैंने बोला ऑप्शनल है वो भी चला गया, इसके बाद कई बार क्या होता है, यूवी स्टेबलाइजर होता है, यूवी फ्रिक्वेंसी, जिससे उसके ऊपर पहले ही एक हीट जाएगी, जो हमारा रेजिन जाएगा वो पहले गर्म होकर जाएगा। ये बहुत कम होता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा ये होता है, जिससे कि वो पहले स्टेबलाइजर से
जिससे वो यूवी परफॉर्मर से पहले ही उसके ऊपर हीट फेंकेगा, हीट डालेगा, गर्म करेगा। उसके आगे आपके पास होगी डाई। तो डाई का क्या है, डाई का जो टेम्परेचर है वो आपको चेक करना है। डाई का टेम्परेचर 120 to 160 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई लंबी डाई है या दो जगह पे आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, तो आगे अगर आपका हल्का सा टेम्परेचर 20 से 30, 10 से 20 डिग्री कम भी है, कोई बात नहीं, बाद में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में आपका है 110 से 140 के बीच में, और उसके बाद 130 से लेके 100 की जैसे मटीरियल बनेगा उसमें कोई आपकी क्वालिटी में इश्यूज आ रहा है, ड्राई फाइबर आ रहा है, वेट फाइबर ज़्यादा आ रहा है, या फिर रेजिन क्योर नहीं हो पा रहा है, कोई भी XYZ इशू है, तो उसके लिए आप परफॉर्मर ऑप्शन लगा सकते हो। बट मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब भी आप डाई के पास आपके थ्रेड्स जाएंगे आपके रेजिन बास से, तो उसके बीच में ट्राई करना आप ऑलवेज मिनिमम आपकी 800 mm की, या मैं आपको मान के चलूं कि हाँ 900 mm की आपके पास, कम से 8 to 900 mm की आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए। 8 to 100 mm की उसकी विड्थ और 9 to 1000 mm की उसकी लेंथ होनी चाहिए। जो आप प्लेट को, जैसे कि आप देखोगे रेजिन बाथ आपका यहाँ पर है, डाई आपकी ऊपर है, तो दोनों के बीच में अगर आप प्लेट लगा दोगे तो जो भी रेजिन गिरेगा ऊपर से, जो थ्रेड से नीचे को गिरेगा, जो उसका स्पिनिंग होगा, स्क्वेंज होगा, तो वो नीचे अपने आप गिरता गिरता अपने आप ही रेजिन बाथ में चले जाएगा, अदरवाइज आपके पास वो वेस्टेज होगी। ऑलवेज ध्यान रखो, जब भी आप कंपोजिट पॉलीमर्स किसी भी प्रोसेस में काम कर रहे हो, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा आप लीन मैन्युफैक्चरिंग पे मोस्टली आप ध्यान रखो। 6 सिग्मा पे तो रखना ही है, बट लीन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब लीन क्या है, 6 सिग्मा क्या है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि होता क्या है, वो कैसे आपने उन चीज़ों को यूज़ करना है। और इसके अलावा जब आपके पास वो रेजिन बाथ में चला गया, परफॉर्मर जो मैंने बोला ऑप्शनल है वो भी चला गया, इसके बाद कई बार क्या होता है, यूवी स्टेबलाइजर होता है, यूवी फ्रिक्वेंसी, जिससे उसके ऊपर पहले ही एक हीट जाएगी, जो हमारा रेजिन जाएगा वो पहले गर्म होकर जाएगा। ये बहुत कम होता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा ये होता है, जिससे कि वो पहले स्टेबलाइजर से, जिससे वो यूवी परफॉर्मर से पहले ही उसके ऊपर हीट फेंकेगा, हीट डालेगा, गर्म करेगा। उसके आगे आपके पास होगी डाई। तो डाई का क्या है, डाई का जो टेम्परेचर है वो आपको चेक करना है। डाई का टेम्परेचर 120 to 160 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई लंबी डाई है या दो जगह पे आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, तो आगे अगर आपका हल्का सा टेम्परेचर 20 से 30, 10 से 20 डिग्री कम भी है, कोई बात नहीं, बाद में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में आपका है 110 से 140 के बीच में, और उसके बाद 130 से लेके 160 के बीच में है। जो पहले है, पहले आपका जब भी आपकी रोविंग जाएगी, तो पहले तो रोविंग आपकी होगी जेल होगी। जब स्टार्टिंग में जाएगी तो वहाँ जेल होगी, जब उसकी आगे जाएगी तो वहाँ पर आगे जाके वो क्योर हो जाएगी। और क्योर जब वो आगे क्योर हो जाएगी, तो उस टाइम पे आपको फिर उस चीज़ों का, जो इसके बीच में आपको ध्यान रखना है, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर कैसे आपका होना चाहिए। और जो इसके साथ ही आपको बताता हूँ, जो पल्ट्रूजन्स मशीन की जो स्पीड है, स्पीड आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्पीड इसकी जो चलती है, करने को तो आप 150 कर लो, 200 कर लो, 250 कर लो, 300 कर लो, 350 कर लो, बट मोस्टली जो इसकी स्पीड चलती है वो आपकी 250 से लेकर 450 के बीच में आप आराम से चला सकते हो। 450 तक तो मैं खुद ही लेके गया हूँ, वहां तक मैंने खुद ही इसकी टोटली स्पीड मेजर करी है कि 450 तक स्पीड जा रही है। प्रोडक्ट बिल्कुल राइट क्वालिटी में आ रहा है, उसके लिए हम राइट एंगल यूज करते हैं। अगर आप कोई सी चैनल का सी टाइप की कोई सिंपल शीट बना रहे हो, तो शीट के ऊपर आप जब भी आपके मटेरियल एक्सट्रूजन होके निकलेगा, जब निकलेगा उस टाइम पे तो गर्म होता है, जब वो पास में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा कहीं कटिंग के पास, तो आपने राइट एंगल लगा के देख लेना है, या फिर कटिंग के बाद में आपने राइट एंगल लगा के देखना है कि वो बिल्कुल आपका 90 डिग्री पे तो है ना उसका। कहीं ऐसा ना हो कि जो मटेरियल आपका है वो बेंड हो रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कई बार वो मटेरियल बेंड हो भी जाता है, इशू आ भी जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इश्यूज क्या आएंगे, क्या क्या आपको चेक करना है। बट आपको राइट एंगल हमेशा अपने साथ रखना है, जिससे कि आप चेक कर लो कि उसका राइट एंगल ठीक है ना, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी शीट बन के जा रही है प्रोड्यूसर मशीन से, वो बहुत ही ज्यादा एंगल में जा रही है, इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, वो आपको उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हीटेड डाई के बाद हो गया आपका पुल्लर मैकेनिज्म। तो पुल्लर मैकेनिज्म मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि कौन कौन से पुल्लर मैकेनिज्म होते हैं। पुल्लर मैकेनिज्म होते हैं जो आपके एक्सट्रूडेड मटेरियल को साथ में लेके जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे मटेरियल बिल्कुल हमारा रॉ मटेरियल होता है, एकदम से निकला हुआ मटेरियल, गर्म मटेरियल होता है, तो वो किसी भी शेप को पकड़ लेगा। जैसे अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे, तो पुल्लर मैकेनिज्म है जिसके साथ मटेरियल को वो आगे लेके जाता है।
इसके बीच में फिर जो पुलर मैकेनिज्म है उसके लास्ट में आपके पास आता है कट ऑफ सा, जहां पर आपकी एक कट ऑफ सा लगी होती है। ये वैसे दो होती है, एक तो एंगल में होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। जो एंगल में होती है वो कभी भी हम पल्ट्रूजन मशीन पे यूज नहीं करते, वो आप साइड में यूज करोगे अलग से साइड में। बट जो बिल्कुल आपकी फिक्स वाली है वही आप पल्ट्रूजन मशीन के साथ यूज करोगे, वहीं पर ही आप उसकी कटिंग करोगे। जो इसकी कटिंग होती है मैक्सिमम आपको बताता हूँ, करने को तो आप 2 मीटर में 3 मीटर में कर लो, बट मैक्सिमम जो आपके पास होती है 3 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर मैक्सिमम होती है इसकी। जो मैंने करी है मैंने मैक्सिमम 6 मीटर की करी है, 6 मीटर तक जो हमारी थी अरामको के लिए, जो हम अभी भी सप्लाई करते हैं अरामको के लिए अपनी सऊदी अरेबिया में। जो हमारा जॉर्डन का प्लांट है, जॉर्डन से प्लांट से वो कंप्लीट निकलती हैं हमारे पास। तो फिर ये मैंने अभी आपको कंप्लीट इसके बारे में तो बता दिया कि प्रोसेस कैसे होगा। और लेंथ जब भी आपने चेक करनी है तो बार बार आपने चेक करनी है कि वो विद इन द टॉलरेंस। मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम टॉलरेंस आपने लेके चलनी है 2, मैक्सिमम प्लस माइनस में ट्राई करो कि माइनस में तो मत ही रखो, बट फिर भी प्लस माइनस 2 mm आप लेके चलो, कोई इशू नहीं आएगा। ट्राई करो कि प्लस से 2 mm ही आपको चाहिए। बीइंग एक्सपर्टीज आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बस टॉलरेंस दे दी प्लस 2 mm, तो आपके पास प्लस 2 mm ही होनी चाहिए, उससे ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। तो बीइंग एक्सपर्टीज होने का फायदा क्या है, अगर आपको टॉलरेंस ही बहुत ज्यादा दे दे हम, GD&T ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस, इसके लिए कभी आप ये रीड कर लेना कि क्यों इसे यूज करते हैं। जो R&D टीम होते हैं, डिजाइनर होते हैं, वो क्यों GD&T पे इतना ध्यान देते हैं। हर कोई अगर इस पे काम करने लगे तो हर कोई बोल देगा कि 5 mm के रख लो, 10 mm के रख लो, बट क्यों रखते हैं वो आपको GD&T में कंप्लीटली आपको पता लग जाएगा उसका। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ ही अगर आप इसके ऊपर ही काम अपना कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा रेजिन है मैंने आपको बता दिया, रेजिन के बिना कभी जो हमारा फाइबर है वो एक मतलब जो बताऊँ आपको, कभी भी वो हार्ड नहीं होगा, कभी वो एक प्रोडक्ट की शेप नहीं ले पाएगा। बट जो फाइबर होता है, फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इस फाइबर को हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो जो रोबिंग्स हमारे पास, रोबिंग बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसकी कोई वर्किंग नहीं अगर हम स्टिच मैट को नहीं यूज कर रहे हैं। स्टिच मैट है जो उसको स्टिच करेगा, जो उसको पकड़ेगा। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेंथ बेशक रोबिंग मैट में हो, बट रोबिंग मैट इज नेग्लिजेंस कुछ भी नहीं है, जीरो है अगर उसके साथ हम स्टिच मैट यूज नहीं कर रहे हैं। जो रोविंग है, रोविंग का काम क्या होता है, वो होता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए। रोविंग हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद जो हम मैट है ये करते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ के लिए, XYZ हर एंगल में स्ट्रेंथ देने के लिए, मटेरियल को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए आप यूज करते हो मैट। और उसके बाद जो आपका है वो है आपका सरफेस वेल, सरफेस मैट, जो हम हैंड मोल्डिंग हर किसी में यूज करते हैं सरफेस मैट। तो वो क्यों हम यूज करते हैं, स्मूथ सरफेस फिनिशिंग के लिए। जो सरफेस की फिनिशिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल प्रिसाइज हो, उसके लिए आप यूज करोगे अपना सरफेस मैट, सरफेस वेल। जो 20 GSM में भी होता है, 50 GSM में भी होता है, वो भी आपको यूज करना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जब आप डाई के बीच में कितना उसका आपका रेजिडेंस टाइम होना चाहिए, और वो चेक कैसे करते हैं रेजिडेंस टाइम कितना टाइम होना चाहिए, वो चेक करने के लिए सिंपल एक ही आपके पास फार्मूला है। और वो फार्मूला आपके पास क्या है, डाई की लेंथ। सबसे पहले देखो डाई की लेंथ डिवाइडेड बाय पुल स्पीड। जो स्पीड पुलिंग की स्पीड है, डाई की लेंथ है, उन दोनों से डाई की लेंथ, मैं आपको फिर से बता रहा हूं मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं। जो डाई के बीच में मटेरियल कितनी देर के लिए रह रहा है, कितनी देर के लिए रुकेगा, वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, रेजिडेंस टाइम डाई लेंथ डिवाइडेड बाय पुल स्पीड। ये आपको इनसाइड डाई, इसका आप कैसे निकलेगा, फिर डाई लेंथ डिवाइडेड बाय पुल स्पीड, ये आपको रेजिडेंस टाइम है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर की मेरी डाई है, 1 mm की मेरी 1 मीटर की मेरी डाई है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 1 मीटर की मेरी डाई है और जो पुल स्पीड है वो है 0.2 मीटर पर मिनट, 0.2 मीटर पर मिनट। तो ये आपका आ जाएगा 5 मिनट। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है, आंसर आपका कुछ भी आ जाएगा। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए कोई भी वैल्यू वहां पर डाल के बता दी कि आपको रेजिडेंस टाइम डाई के अंदर का वो कैसे निकालना है आपको। और अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो पुलिंग मैकेनिज्म है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो पुलिंग मैकेनिज्म आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक तो आपके पास होता है कैटरपिलर पुल्लर, जो सबसे ज्यादा हमारा होता है वो होता है कैटरपिलर पुल्लर। और नेक्स्ट आपके पास होता है हाइड्रोलिक क्लैंप पुल्लर, हाइड्रोलिक क्लैंप पुल्लर और कैटरपिलर पुल्लर। जो कैटरपिलर पुल्लर होता है इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 200 से लेके 800 mm पर मिनट तक इसकी स्पीड होती है।
200 से 800 mm तक इसकी स्पीड होती है और जिसकी फोर्स होती है वो 3 से 15 टन के बीच में इसकी फोर्स होती है, जो आपको इसकी फोर्स चाहिए। तो अभी मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि पल्ट्रूजन मशीन से आपका प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर्ड होगा, और इसमें आपको जो बता दिया किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। आपका टेम्परेचर पे आपको मेनली ध्यान देना है, डाई का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, आपका प्रेशर पे आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जो आपके पास पल्ट्रूजन मशीन है, पल्ट्रूजन की मशीन स्पीड कितनी है, राइट एंगल से उसकी बार बार प्रोडक्ट की जो शेप है, शेप आपको चेक करते हैं, उसकी राइट एंगल चेक करते रहना है। अगर वो राइट एंगल में आपका मटेरियल है, अगर तो सर्कुलर है तब तो आपको सर्कुलर चेक करना है, बट अगर आपको लगे कि राइट एंगल में, तो हमेशा चेक करना कि मटेरियल की जो शेप है वो शेफ्ट कहीं ट्विस्ट तो नहीं हो रही है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने कंप्लीटली आपको पल्ट्रूजन मशीन के बारे में बता दिया है, जिससे कि आपके इसके ऊपर कंप्लीटली काम कर सकते हो। अभी अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जिससे कि आपका हर